ओके, हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इंट्रोडक्शन, ये सब किया था हमने। डबल सॉल्ट को किया था। नाउ अब उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, देखिए होमोलेप्टिक है ना। तो होमोलेप्टिक कंपाउंड्स उसे कहते हैं विच इज इन विच मेटल इज बाउंड विथ सेम टाइप ऑफ डोनर एटम, है ना। जिसमें मेटल जो होता है, कंपाउंड्स इन विच, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच, देखिए होमोलेप्टिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, होमोलेप्टिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें मेटल सेम टाइप के लिगेंड से जुड़ा होता है। कंपाउंड्स इन विच मेटल इज बॉन्ड विथ सेम टाइप ऑफ डोनर एटम, ठीक। सेम टाइप ऑफ डोनर एटम स्लैश आयन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड्स, ठीक। तो जब मेटल सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स से जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्रोमियम, ठीक। जैसे ये यहाँ पे देखिए क्रोमियम एक ही टाइप के लिगेंड यानी अमोनियम से जुड़ा हुआ है, अमोनिया से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा होमोलेप्टिक कंपाउंड का एग्जांपल है। वैसे देखिए आयरन CN6, ठीक। यहाँ पे भी आयरन कैसा है, सेम टाइप ऑफ साइनाइड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी होमोलेप्टिक का एग्जांपल हो गया, ठीक है। वैसे ही एक होता है हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स कौन होंगे, जिसमें मेटल डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम से जुड़ा हो या डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से जुड़ा होता है ना। तो इसमें याद रखिए, कंपाउंड्स इन विच मेटल बाउंड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ डोनर एटम स्लैश आयन, है ना, यानी कि लिगेंड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड से अगर अटैच्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स। जैसे इसी में अगर मान लीजिए क्रोमियम जुड़ा है अमोनिया और क्लोरीन के साथ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोलेप्टिक, क्योंकि यहाँ दो लिगेंड से जुड़ा हुआ है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे क्रोमियम कोबाल्ट को EN से जोड़ देते हैं, एथिलीन डाइमीन, और क्लोराइड से जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ भी कोबाल्ट दो डिफरेंट कंपाउंड्स लिगेंड से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। तो दो टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक है होमोलेप्टिक कंपाउंड्स जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड के साथ मेटल जुड़ा होगा, एक होता है हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स डिफरेंट लिगेंड्स के साथ मेटल जुड़ा हुआ है। क्लियर है, तो इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए। जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एनायनिक लिगेंड्स हैं, है ना, तो याद रखिए एनायनिक लिगेंड्स names ending
ending with IDE है ना, is replaced by IDO है ना, that is E replaced by O, E को हम लोग O से रिप्लेस कर देते हैं, किसमें, अनायनिक लिगेंड्स में। तो अनायनिक लिगेंड्स नेम्स एंडिंग विथ आइड इज रिप्लेस्ड बाई IDO, दैट इज E रिप्लेस्ड बाई O। E को हम लोग O से रिप्लेस कर देते हैं जब भी IUPAC नेमिंग करेंगे। जैसे देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड है ना, ऑक्सो, सल्फाइड, इन सब में आइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, आइड की जगह क्या रख देंगे, O डाल देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर है ना, सिमिलरली देखिए लिगेंड्स नेम्स एंडिंग विथ IDE। अच्छा, और इसी में और ऐड कर देते हैं, अगर IDE से ऐड हो रहा हो या ATE से इंड हो रहा हो या ITE से ऐड हो रहा हो, है ना, IDE से इंड हो रहा हो या ATE से इंड हो रहा हो या ITE से इंड हो रहा हो, इज रिप्लेस्ड बाई, अब वो किससे रिप्लेस्ड होगा, रिप्लेस्ड बाई IDE हो जाएगा IDO, ATE हो जाएगा ATO और ITE हो जाएगा ITO। सब में E हटा के बस हम लोग O कर देंगे, ठीक है, दैट इज E रिप्लेस्ड बाई O। क्लियर है, बस इसमें ये आपको याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एनायनिक लिगेंड्स का नाम लिख देते हैं। जैसे देखिए लिगेंड्स हैं Cl माइनस, Br माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, साइनाइड है ना, सल्फाइड, ठीक है, ये सब आइड वाले हैं, है ना। ये सल्फेट हो गया, सल्फाइड, SO3, ठीक है। उसके अलावा आइड 8 वाले कौन कौन से हैं, कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, और क्या है, नाइट्रेट है ना, NO2 माइनस, एक NO3, NO2, NO3, ठीक है, NO3 माइनस, ठीक है। तो देखिए इस तरह से अगर हमारे पास एनायनिक लिगेंड है ना, एनायनिक लिगेंड्स है, इन सब के नाम क्या होंगे, आइड या 8 है। जैसे इन सभी एनायनिक लिगेंड्स के नेम के एंड में हम लोग क्या लगा देंगे, बस O जोड़ देना है, E को हटा दीजिए, O जोड़ देना है ना। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड है ना, जैसे सल्फाइड है, ठीक, यहाँ पे कार्बोनेट है, सल्फेट है ना, ये नाइट्रेट हो जाएगा, है ना, ये नाइट्राइट हो जाएगा, ठीक, और हमारा क्या है, जैसे कार्बोक्सिलेट है C2O4 माइनस, ठीक है। तो इन सब के नाम में हम लोग क्या लगा देंगे, जैसे देखिए ये क्लोराइड है, क्लोराइड का इसका नाम हो IDE होता है लास्ट में, इसका हो जाएगा क्लोरिडो, CHLORIDO, है ना। IDE को हटा के IDO कर दीजिए, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिंग करके लिख देता हूँ, है ना। इसमें एक और ले लेते हैं, ऑक्सो है, इसको ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्साइड का ऑक्सो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसका क्या नाम होता है, क्लोराइड, CHLORIDE, IDE है क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, E हटा के O कर दीजिए, तो हो जाएगा
क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो हो गया। इसका नाम है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, तो इसमें भी ID हटा के क्या कर देंगे, ब्रोमीडो, MIDO, ब्रोमीडो। वैसे आयोडाइड, आयोडाइड, इसका क्या हो जाएगा, आयोडो, ठीक है, आयोडो कर देंगे। साइनाइड, इसका क्या हो जाएगा, साइनाइड, साइनाइड, इसमें भी हो जाएगा साइनो, क्या हो जाएगा इसका, साइनो, IDO हटा के O कर देंगे, साइनो। ये हो जाएगा सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड का क्या होगा, सल्फीडो, सल्फीडो, ठीक है। ये हमारा ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सो। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसको ओ से एंड करेंगे। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बोनेट है CO3, इसका 8 से एंड, ये आइड से एंड हो रहा था, ये 8 से एंड होगा, क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, तो इसको लिख लीजिए कार्बोनेट। कार्बोनेट किससे एंड होगा, ये हो जाएगा कार्बोनेटो, ईज हटा के ओ जोड़ देंगे, कार्बोनेटो, हो जाएगा कार्बोनेटो, ठीक है। फिर यहाँ पे सल्फेट, ठीक, ये है सल्फेट, सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये भी 8 से एंड हो रहा है, सल्फेटो, सल्फेटो, सल्फेटो हो गया। फिर देखिए नाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रेट, नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ठीक। फिर है नाइट्राइट, है ना, ये क्या है, नाइट्राइट, ITE से एंड होगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट का नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो हो गया। वैसे ही ऑक्सलेट, ऑक्सलेट का क्या हो जाएगा, ऑक्सलेट, ATE है तो इसका हो जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, क्लियर है, ATO लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी अनायनिक लिगेंड्स हैं उसमें से E को हटाना है, वहाँ पे एंड करना है O से, क्लियर है। तो ये हो जाएगा अनायनिक लिगेंड्स का IUPAC नेमिंग। अब एनाइनिंग के बाद अगर हम लोग केटाइनिक लिगेंड्स की बात करें, मतलब लिगेंड जिसमें प्लस चार्ज हो या न्यूट्रल लिगेंड की बात करें, है ना, तो इसमें याद रखिए कि सेकेंड पॉइंट, केटाइनिक एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स have same name, है ना, same IUPAC name, same IUPAC have same name, इनका जो नाम होता है IUPAC में सेम ही होता है, have same name in IUPAC, name in IUPAC, IUPAC, है ना, but some ligands have special names, कुछ ligands हैं जिनका स्पेशल नेम होता है। जैसे देखिए, जैसे वाटर का होता है एक्वा, ठीक है, वाटर का IUPAC में हम लोग क्या करते हैं, एक्वा। वैसे ही NH3 का क्या होगा, अमाइन, NH3 का होता है अमाइन, अमाइन, ठीक है, अमाइन, सॉरी, इसका होता है अमाइन, अमाइन, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो हम लोग का यहाँ पे देखिए NO का होता है नाइट्रोसिल, है ना, नाइट्रोसिल, ठीक। और एक हम लोग का NO है, एक NS है, इसका नाम है थायो नाइट्रोसिल, थायो नाइट्रोसिल,
ठीक। वैसे ही यहाँ पे CO है, CO का होता है कार्बोनिल, 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 और CS का होता है थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। तो ये कुछ हमारे एनाइनिक है, सॉरी कैटाइनिक है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, तो इनका इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग की लिगेंड्स की बात हो गई। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, कैपिटल ब्रैकेट है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तब तो उसका नाम सेम रहेगा, है ना, जो नाम है वही रहेगा। लेकिन वो अगर एनाइनिक होता है तब हम लोग को वहाँ पे 8 एंड में जोड़ना रहता है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स have same name in IUPAC, same name in IUPAC में सेम ही नाम रहेगा उसका, है ना। बट अनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम, है ना, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेम होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स नेम ends with ATE, है ना, ATE सुफिक्स से एंड होता है, ATE सुफिक्स से एंड होगा, याद रखिएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो वहाँ पे हम लोग ATE लास्ट में सुफिक्स में ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं K4FeCN6, ठीक, ये K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, है ना। इसमें आयरन के लास्ट में हम लोग क्या लगा दिए हैं, 8, फेरेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ये नहीं होता तो देखिए यहाँ पे K4 लगा दिए तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया है, एनायनिक, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होगा तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ इसमें हम लोग मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगा देंगे, है ना। आयरन का नाम कैसे हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फेरस रहेगा। अगर ये प्लस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ये या तो न्यूट्रल होता या तो प्लस चार्ज में होता, तब हम लोग इसका क्या रखते हैं, नॉर्मल फेरस, है ना, हेक्सासाइनोफेरस, क्लियर है, ऐसा रहता। तो वहाँ पे हम लोग 8 नहीं लगाते, याद रखिए। तो जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तभी हम क्या करेंगे, उसके नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल होता है उसको हम लोग रोमन नंबर्स में शो करते हैं, है ना। लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल is represented by रोमन नंबर्स। रोमन नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन नंबर्स, ठीक। जैसे अगर आयरन का वैलेंसी 3 है तो हम लोग को लिखेंगे आयरन के बाद रोमन में 3 लिख देंगे, मतलब ये 4 है तो क्या लिख देंगे, FeI4। ऐसे रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमको याद रखने, ठीक। इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। देखिए एनायनिक लिगेंड के लिए हम लोग को O वर्ड यूज़ करना है ना, साइनो, क्लोरो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, ठीक है। कैटायनिक के लिए नाम सेम रहेगा या तो स्पेशल नेम्स रहते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम सेम रहता है, लेकिन एनायनिक जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके नाम में 8 लगता है। उसके अलावा जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम लोग रोमन नंबर से शो करते हैं, क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट्स है IUPAC के लिए।
यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए IUPAC नेमिंग प्रैक्टिस के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख दिया है ना, जिसका हम लोग रूल के अकॉर्डिंग IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा IUPAC नेमिंग में कि अगर देखिए, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स हैव मोर देन वन लिगेंड, है ना, इफ अ कॉम्प्लेक्स है ना, और इफ अ लिगेंड इज प्रेजेंट मोर देन वन इन अ कॉम्प्लेक्स, है ना, ऐसा लिख लीजिए। इफ लिगेंड इज प्रेजेंट, है ना, मोर देन वन, है ना, then we use बाई ट्राई टेट्रा, है ना। तब हम क्या यूज़ करते हैं, बाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। बट इफ, है ना, नंबर इज प्रेजेंट इन द नेम ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड के नाम में ही नंबर प्रेजेंट हो, जैसे एग्जांपल क्या है, एथिलीन डाइएमीन का, इसमें नंबर इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, देन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देन बिस ट्रिस एंड टेट्राकिस, है ना। तब हम लोग बिस ट्रिस या टेट्राकिस वर्ड का यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा ना, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं तब हम लोग बाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके नाम में ही नंबर होता है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, तो डाइएमीन डाई वर्ड इसके नाम में ही है, तब हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके पहले बिस ट्रिस या टेट्राकिस का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो एक ये पॉइंट है IUPAC का। और मैं आपको बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स अनाइनिक होता है तो क्या होता है, उसके नाम में 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अगर अनाइनिक है तो उसके नाम में 8 जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास पॉजिटिव या न्यूट्रल मेटल है ना, तो उसका नाम सेम रहेगा। जैसे Fe का क्या होगा, आयरन, ठीक, Cu का होगा कॉपर, ठीक, वैसे ही सिल्वर का होगा सिल्वर, तो ये कॉमन नेम होगा इनका। लेकिन अगर यही हमारे अनाइनिक हो, यानी कि अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में हो, तब आयरन का नाम क्या हो जाएगा, इसमें 8 लगा देंगे तो इसका नाम रखते हैं फेरेट, ठीक। कॉपर का हो जाएगा क्यूप्रेट, ठीक है। सिल्वर का हो जाएगा अर्जेंटेट, ठीक है। इन सब में 8 जोड़ते जाएंगे। प्लैटिनियम का जैसे होता है, प्लैटिनियम का हो जाएगा प्लैटिनेट, है ना। अनाइनिक है तो क्या हो जाएगा, 8 लगा देंगे, प्लैटिनेट। ऐसे करके याद रखिएगा। अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में मेटल है तो इनका नाम नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स इनमें मेटल है तो इनके नाम के सुफिक्स में हम लोग 8 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप बनाएंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं। चलिए अब नेमिंग कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेमिंग करते हैं। देखिए, तो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला, इसका नाम क्या होगा, पहले अल्फ़ाबेट, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, डाईअमाइन डाईक्लोरो, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, डाईअमाइन डाईक्लोरो, और इसका क्या है, ये पॉजिटिव है तो प्लैटिनम सिंपली,
प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए इसका हो जाएगा x, इसका तो 0 होता है, +0 + 2 × -1 = +2, तो -2 इधर आएगा +2 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो प्लेटिनम का क्या हो जाएगा I4। यहाँ पे रोमन नंबर से उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट इसका नाम लिखिए, क्या होगा देखिए टेट्राअमाइन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले अल्फ़ाबेट में एमाइन आएगा AM, फिर AQ एक्वा, फिर क्लोराइड, तो क्लोराइड का हो जाएगा क्लोरो, और फिर ये देखिए तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, ठीक, एक्वा, ठीक, क्लोराइड का क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक। और कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा x, इसका तो 0 होगा, इसका भी 0 होगा, x -1, और इसका होगा +2 × -1 = 0, ठीक है। तो क्या हो गया -2 -1 -3, इधर जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट के बाद 3 लगा देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर क्या है क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद नेक्स्ट इसका नाम लिखिए, क्या होगा, कॉपर है, यह एथिलीन डाइएमीन है, ठीक है। तो एथिलीन डाइएमीन के साथ हम लोग 20 या 30 लगाते हैं, तो 2 है तो 20 लगाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 20 एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, है ना, एथिलीन डाइएमीन, और फिर क्या है कॉपर है, तो कॉपर, और फिर उसका वैलेंसी, कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे क्या होगा, इसका तो 0 होता है, इसका -2 होता है, तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो कॉपर यहाँ पे 2 वैलेंसी, और फिर क्या है सल्फेट, तो हो जाएगा सल्फेट, ये हो गया। उसके बाद इसका नाम लिखिए, ठीक, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम, है ना, तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, है ना, क्रोमियम, क्रोमियम, और इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका तो 0 होता है, -2 = +1, तो हो जाएगा +3, तो क्रोमियम यहाँ पे हो जाएगा 3 वैलेंसी। फिर इसका लिखिए टेट्रा एक्वा, है ना, ऑक्जेलेटो है ये, टेट्रा एक्वा ऑक्जेलेटो, और फिर आयरन सल्फेट, तो क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा ऑक्जेलेटो, ठीक। उसके बाद आयरन की वैलेंसी कितना है, इसका 0, x + 0 प्लस ऑक्जेलेटो का कितना होता है -2, तो -2, है ना, = -2 +1। देखिए ये दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, है ना, सल्फेट के साथ जुड़े हुए, तो इसकी वैलेंसी कितनी है +1 है, इसकी -2 होगी, तो इसकी क्या होगी +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी +3, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी +3। ऑक्जेलेटो आयरन, आयरन का 3, है ना, और लास्ट में क्या हो जाएगा सल्फेट, सल्फेट, ठीक। तो ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद इसका नाम देखिए डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, डाइअमाइन सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर का वैलेंसी कितना है,
ये 0 हो गया, -1 उधर जाएगा +1 यानी कि 1 है, सिल्वर क्लोराइड। ये भी हो गया। फिर इसका नाम लिखिए, इसका क्या है, पोटेशियम, मैंने पहले काउंटर आयन पोटेशियम, फिर लिगेंड हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स आएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ये टूटेगा तो ये प्लस में टूटेगा और ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव टूटेगा तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए 8 लगाना है, तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, है ना, साइनो, और उसके नाम में अब हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक। और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या हो जाएगा, लिख लीजिए 3 × 1 + x + -6 = 0, ठीक। -6 + 3 -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, है ना। तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर इसका लिखिए, ये भी माइनस एनाइनिक है ना, एनाइनिक है, इसका नाम क्या है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, 8 लग जाएगा क्योंकि एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और सिल्वर की वैलेंसी कितनी है, -2 + 1, -1 उधर जाएगा +1 यानी कि 1, ठीक। ये हो गया इसकी वैलेंसी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे और लिखे हैं मैंने एग्जाम्पल, जैसे देखिए ये वाले का नाम, इसका नाम क्या होगा, पेंटाअमाइन, है ना, नाइट्रीटो N, अब ये एम्बिडेंटेंट है जिसका N ग्रुप कोबाल्ट से जुड़ा है, तो इसका नाम लिखेंगे नाइट्रीटो N कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। चलिए ऊपर का मैं मिटा देता हूँ जिससे थोड़ा जगह हो जाए। ठीक है, देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटाअमाइन, तो लिख लीजिए पेंटाअमाइन, है ना। फिर नाइट्रीटो N, फिर कोबाल्ट, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी होती है -1, इसकी 0, और ये -2, 2 × 2 -1 यानी -2, ठीक है। -2 -1 क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा +3, तो कोबाल्ट 3, और साथ में क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ये हो गया इसका नाम। उसके बाद अब इसका नाम, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है ना, अब इनका नाम देखिए क्या होगा, 10th वाले का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए हेक्सासाइनोक्रोमियम, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसकी जो चार्ज होगा, याद रखिएगा, क्रोमियम का +3 में स्टेबल होता है, +3 में टूटेगा, ठीक है। और ये -3 में टूटेगा, ठीक है, +3 में टूटेगा, -3 में टूटेगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हेक्सामाइन क्रोमियम, क्रोमियम के बाद ये हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस में है तो। और ये एनाइनिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट हो जाएगा, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, -6 = -3, ठीक है, +3, तो इसका हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, और इसकी वैलेंसी कितनी है, +3, ठीक। वैसे ही 11th वाले का नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या होगा, डाईअमाइन। अब ये क्या है, एक प्लस में टूटेगा तो ये प्लस में, और एक इसको माइनस में ले लीजिएगा, तो डाईअमाइन सिल्वर, इसका नाम हो जाएगा डाईअमाइन सिल्वर। ऊपर वाले का डाईअमाइन सिल्वर हो जाएगा, है ना, इसमें 1 है वैलेंसी। और इसका हो जाएगा डाईसाइनो अर्जेंटेट, क्योंकि माइनस है, एनाइनिक है, तो इसका हो जाएगा डाईसाइनो अर्जेंटेट,
इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1 ही है इसकी भी, ठीक। तो इस तरीके से आप सभी का नाम लिख सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। इन सभी का आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर है। IUPAC के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखिए क्या होता है इसमें, याद रखिएगा, स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ ligands directly attached to the central metal atom, है ना। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ligands डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम, है ना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें हमें अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मिलते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारा मान लीजिए मेटल है और मेटल में लिगेंड टेट्राहेड्रली अटैच्ड हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मेटल में स्क्वायर और एक प्लेन में लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर है, ठीक। उसके अलावा मेटल में ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में अगर लिगेंड्स जुड़े हैं, एल 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 एल, है ना, एल एल, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और कैसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल के फॉर्म में। तो हमारा मेटल है और मेटल से लिगेंड्स कैसे जुड़ जाएं, स्क्वायर पिरामिडल, ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल के फॉर्म में, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, लिगेंड, तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। एक होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे मेटल है, मेटल में पहले ट्रायंगल के फॉर्म में बीच में और बाई पिरामिडल ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा इस ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। तो इतने टाइप के पिरामिडल, इतने टाइप के हम लोग पॉलीगन पिरामिडल, इतने टाइप के हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन देखते हैं, ठीक है, जिसमें लिगेंड्स का स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट होता है मेटल के साथ, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा एक टेट्राहेड्रल, ठीक है, इसका यूज़ होता है, टेट्राहेड्रल का भी उतना यूज़ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर का, और एक आपका ऑक्टाहेड्रल का, और टेट्राहेड्रल का भी चलिए यूज़ होगा। तो इन तीन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का और ऑक्टाहेड्रल का, है ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का और स्क्वायर पिरामिडल का यूज़ लगभग ना के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीन को ही हम लोग को मेनली डिस्कस करना है। टेट्राहेड्रल जिसमें हम लोग स्पेस में टेट्राहेड्रल के फॉर्म में अरेंज हो, स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में अरेंज हो, और ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में अरेंज हो, ठीक है। तो ये सभी है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स विथ मेटल, है ना। अलग अलग ज्योमेट्री में लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी हम लोग को ये बताती है कि इन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे हुई है ना, या ये कंपाउंड कैसे बने हैं। तो देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। तो दो थ्योरी है, एक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि जो मेटल्स है और लिगेंड्स है उनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं। और जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्या कहता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में
या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है, जिसके कारण उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। उसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है ना, है ना। तो देखिए दिस थ्योरी सेज, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, याद रखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, है ना। देखिए मेटल क्या करते हैं, मेटल फॉर्म्स, है ना, या ऐसा लिख लीजिए कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल्स, है ना, या मेटल ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म्स, है ना, न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्म करते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉन्डिंग हैपेंस बाय मेटल ऑर्बिटल्स, है ना, व्हेन इट फॉर्म्स अ न्यू ऑर्बिटल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, मेटल ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो हमारे लिगेंड्स होते हैं, एंड लिगेंड्स क्या करते हैं, लिगेंड्स डोनेट्स लोन पेयर, लिगेंड्स डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू these new orbitals and forms bond, and bonding happens, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है, ठीक से समझिए। सबसे पहले जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स करके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इन न्यू ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं न्यू ऑर्बिटल्स में, तो इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। तो ये याद रखिए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग होती है वो लोन लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। क्लियर है। तो इसमें याद रखिए दिस थ्योरी हेल्प्स टू फाइंड द शेप, ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो इसको लिख लीजिए, दिस थ्योरी हेल्प्स टू फाइंड, हेल्प्स इन, किस में हेल्प्स करती है, हेल्प्स इन टू helps to find, फर्स्ट में लिख लिए शेप ऑफ कंपाउंड, शेप / ज्योमेट्री। तो हमें इससे कंपाउंड की शेप्स या ज्योमेट्री का पता चलता है, कंपाउंड का हमें शेप्स या ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। और सेकेंड हमें कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर पता चलता है, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक। तो ये सब इसमें हमें पता चलता है इस थ्योरी से। एक तो उनका शेप या ज्योमेट्री पता चलेगा, दूसरा इनका मैग्नेटिक नेचर की पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ना। अगर उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, है ना, और अगर नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा।
अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कंपाउंड्स और उनमें जो भी ज्योमेट्री मिलती है, जैसे देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, कंपाउंड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, याद रखिए, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है मतलब 4 लिगेंड्स जब मेटल से जुड़े होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, अगर 6 जुड़े होते हैं तो 6 होते हैं, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसके 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो sp3 होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, सॉरी 3 1 4, हाँ, तो उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है, याद रखिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो अब सेकेंड केस है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है तो एक और हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है dsp2, ठीक है, ये भी हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। उस केस में जो शेप होता है वो होता है हम लोग का स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर, तब हम लोग का स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ये हो सकता है sp3d। उस केस में हम लोग का शेप हो सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हो सकता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो याद रखिएगा ये वाला हमारा बहुत कम यूज़ होता है, ना के बराबर यूज़ होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक। एक हम लोग का होता है 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या हो सकता है? या तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। उस केस में इसका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। इसको हम लोग देखिए 2 टाइप का ऑक्टाहेड्रल होता है, एक को बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल, तो ये होगा आउटर ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल, ठीक, आउटर ऑक्टाहेड्रल। और अगर 6 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर तो एक और हो सकता है d2sp3, इसके कारण बनता है इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि sp3 के बाद dsp2 क्यों हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर में, है ना। 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है लेकिन 2 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे यहाँ पे देखिए 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है लेकिन 2 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें याद रखिएगा कि लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो देखिए लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है क्लोरीन है ना, वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, जो भी है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है? जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्सन नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं, है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी इसमें हमको पेयरिंग नहीं दिखती, पेयरिंग नहीं होती, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक। इसीलिए हमें पैरामैग्नेटिक कंपाउंड मिलता है, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में ही, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होगा लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर रिपल्शन कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो यही वाले हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे। जो भी अवेलेबल हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे वहीं पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग यहाँ पे लिखिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होता है, और पेयरिंग जो है तो नहीं होती, पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, इसमें पेयरिंग जो है तो नहीं होती है, पेयरिंग नहीं होती, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे लिगेंड और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक इसको लिख लीजिए। ठीक है, और एग्जांपल लिख लीजिए जैसे, और हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिख लेते हैं ना। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मेटल के साथ, हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है साइनाइड है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेयरिंग होगी, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होता है ना, पेयरिंग टेक प्लेस, यहाँ पे पेयरिंग होती है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग टेक प्लेस, पेयरिंग होगी, और क्या होगा, यहाँ पे डायमैग्नेटिक कंपाउंड मिलेगा, डायमैग्नेटिक कंपाउंड मिलेगा, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स आर फॉर्म। ठीक, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा लिगेंड्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो इसको याद रखिएगा। तो दो टाइप के लिगेंड्स हैं और इन्हीं लिगेंड्स से डिपेंड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा या dsp2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी आगे बनाएंगे। तो देखिए, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स थे, है ना, पोस्टुलेट्स जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थे मेन याद रखिए। सबसे पहले इसमें क्या था, देखिए याद रखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और मेटल आयन बनाएगा, मेटल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स मेटल आयन, है ना, और लिख लीजिए इट फॉर्म्स, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये वैकेंट ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि वहीं पे कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इट फॉर्म्स वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट फॉर्म्स वैकेंट ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग ये वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। सेकंड देखिए, जो लिगेंड्स होते हैं वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो लिगेंड्स डोनेट्स, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पे अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये दो मेन पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग के पोस्टुलेट्स। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। किसके एग्जाम्पल्स, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स जैसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास है निकिल टेट्राक्लोराइड, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, इसके अलावा आप निकिल साइनाइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, और निकिल कोबाल्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, इसमें देख लेते हैं। कॉपर क्लोराइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक, तो ये सब है, इनमें से सबका हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक एक का हम लोग बना लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं निकिल क्लोराइड का, निकिल टेट्राक्लोराइड। ठीक है,
यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, क्लोराइड -4 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, x -4 इज इक्वल टू -2 +4, 4 में से 2 गया 2, यानी x इज इक्वल टू +2। यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकिल का है +2, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आता है निकिल, तो 6 7 8 होता है, 3d8 4s2 3d8 होता है, 4s2 3d8, ठीक। लेकिन क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, आयनिक फॉर्म में आ गया है, तो ये हो जाएगा 4s0, है ना। तो इसका क्या है, 4s0 3d8, तो इसके 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए तो इसको बना लेते हैं। तो हमारे पास है 3d8 1 2 3 4 5, ये d ऑर्बिटल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा 3d हो गया। उसके बाद 4s बना लीजिए, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4s के बाद आ जाएगा 4p, है ना, 4p होगा, वो भी हमारे पास है। 4p में कितने हैं, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमारे पास कितने हैं, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, मतलब ये 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो हमारे पास 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, देखिए 1 2 3 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, एक s का है, 3 p का है, और ये एक s और 3 p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बनाएंगे, sp3, 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो इन चार जो नए sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे, यही के 4s और 4p से। क्या बनेगा, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो 4 बना लिए हम लोग। 4 नए हम लोग के sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन 4 नए sp3 ऑर्बिटल्स में क्लोरीन क्या करेगा, अपने 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पे आएगा, ठीक, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से 4 क्लोरीन, 4 ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s और 3 p से बने हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देखिए इसमें लोन पेयर है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, sp3 है तो इसका आप ऐसे बना सकते हैं, ये ठीक, ये पीछे साइड है, तो ऐसे टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, और इन 4 में ये क्लोरीन को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, याद रखिएगा टेट्राहेड्रल आ जाएगा, इसमें बन जाएगा। अब इसमें जैसे अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू, है ना, √n इंटू n+1, ठीक। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर पता हो तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √2 इंटू 2 + 1 यानी कि 3, ये 3 2 जो 6 हो जाएगा, √6, ठीक, √6। अभी किसके बीच में वैल्यू होगी, इसका जो है तो √6 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा, है ना, 3 के ज़्यादा नज़दीक होगा, सॉरी 2 और 3 9 है ना, 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। तो इसका जो वैल्यू है लगभग कितना आता है, 2.84 समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसे करके इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.84, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर और आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ पे n+2 थोड़ा सा गड़बड़ है, n+2 करेंगे तो ये 6 कितना हो जाएगा, 2 2 4, हाँ ये 8 तभी आएगा, है ना,
मतलब 3 के ज़्यादा नज़दीक है तो अभी ये 2.84 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारा लिगेंड्स है ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। ये एक एक थे तो वैसे ही थे, यहाँ पे ये यहाँ इसके पास नहीं आया। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पे पेयरिंग हो सकती थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता, ठीक है। चलिए एक और केस बताता हूँ मैं आपको। तो ये वीक फील्ड लिगेंड का केस हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरीन के जगह साइनाइड ले लेते हैं, लिगेंड को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइनाइड, बाकी सबको एज इट इज़ रखिए, ठीक। यहाँ पे निकिल का वही होगा 4s0 3d8। अब बनाइए निकिल का 3d8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए अभी यहाँ पे कैसे हैं, अनपेयर है। यहाँ पे 4s में 0 है, 4p में भी 0 है, 4p में भी क्या है, 0। आप ठीक से समझिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब ये आएगा इस पर अटैक करने तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, पेयरिंग में चले जाते हैं, रिपल्सन होगा, ये आएगा इधर, ठीक है, इनका पेयरिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 2 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वैकेंट हो गया, तो एक इसका वैकेंट हो गया डी का, एक एस का है और 3 पी के हैं, ठीक है। तो एक डी का, एक एस का और 3 पी के, क्या बनाएंगे, DsP3 है ना, एक डी का, एक एस का और 3 पी के, तो 3 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके 2 ही यूज़ होंगे, तो 2 पी के है ना, तो एक डी का, क्योंकि हमारे पास 4 ही हैं, तो एक डी का, एक एस का और 2 पी के, तो क्या बनाएंगे, 4 नए बनाएंगे, 1 2 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, जिसका नाम क्या होगा, DsP2, क्योंकि एक डी का है, एक एस का है और 2 पी का, और इसी में आएंगे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, DsP2, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पेयरिंग हो गई है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो एक इसका भी ऑर्बिटल यूज़ हो गया, एक इसका भी यूज़ हो गया, 2 इसके यूज़ हो गए, तो DsP2 बन गया। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, याद रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा डायामैग्नेटिक नेचर का, ठीक। और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो 2 केस है, एक है हम लोग का वीक फील्ड लिगेंड का, एक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें डी पहले आएगा, जिसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, क्लियर है, तो ये याद रखिए। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं ना। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमको पता था कि 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन दिखता है, एक sp3 है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखता है, या तो sp3 दिखता है या तो हमें dsp2 दिखता है, ठीक है। एक में या तो टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा या तो स्क्वायर प्लेनर शेप मिलेगा, ठीक है। अब एक हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें हमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। एक मिलता है हम लोग को इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। एक इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए ये कब मिलता है हमें इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑक्टाहेड्रल शेप हमें कब मिलता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। देखिए इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में
जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, D2sp3 होता है। ठीक, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये किस केस में होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण इसमें हमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। और ये जो है तो कैसा नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो वहाँ पे डायामैग्नेटिक नेचर दिखेगा, तो ये होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, और डायामैग्नेटिक होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे तो एक होता है इनर ऑक्टाहेड्रल और एक होता है आउटर ऑक्टाहेड्रल, आउटर ऑक्टाहेड्रल। अब आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, ठीक, तो इसमें जब हम लोग वीक फील्ड लिगेंड का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग वीक लिगेंड का यूज़ करें, वीक फील्ड लिगेंड का जब यूज़ करते हैं, है ना, तो जब हम लोग वीक फील्ड लिगेंड्स का यूज़ करते हैं तब हमें क्या मिलता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा sp3d2 मिलेगा, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इसमें मिलेगा पैरामैग्नेटिक नेचर का कॉम्प्लेक्स, तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सिमिलरली इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि स्पिन नहीं, इसमें पेयर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, तो क्या होगा, हाई स्पिन, तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें मिलता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स में हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का अगर यूज़ करें, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का यूज़ करते हैं तो हमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है वो D2sp3 मिलता है ना, इनर वाला D यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा रिपल्शन होता है तो अंदर में पेयरिंग हो जाती है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड का यूज़ करते हैं तो हमें ये हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए इन दोनों का एग्जांपल्स, जैसे पहले हम लोग इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। से मान लीजिए आपके पास क्रोमियम है, क्रोमियम में हम लोग अमाइन ले लेते हैं, हेक्सामाइन क्रोमियम। ठीक, अब यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्रोमियम के साथ क्या होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +3, क्योंकि इसका तो 0 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगा, क्या होता है, 4s2 और ये मैग्नीज़ के पहले आता है, यानी कि 3d4, ये होता है 4s2 3d4, 3+ है ना। नॉर्मली तो ये होता है 4s, ये 3d5 हाफ फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब इसमें 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो ये 4s0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, 4s0, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो ये 3d3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पहले 3D बना लीजिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम लोग ले लेते हैं 3D के बाद ले लीजिए 4s, है ना, 4s, तो ये भी तो खाली है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है। और फिर ले लीजिए 4p, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 6 अमाइन है, मतलब 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट, जिसमें 2 d के हैं, 1 s का है और 3 p के हैं। मतलब इसमें से ये अगर हाइब्रिडाइज होंगे सभी ऑर्बिटल्स, है ना, 2 d के, 1 s के और 3 p के, तो क्या बनेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो D2sp3 6 नए D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4
5 6। अब ये 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब इन सभी में क्या होगा, अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, D2sp3। ये है इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखिएगा जो अमाइन होता है, अब ये रेयर केस है, अमाइन जो है तो सिर्फ कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। ठीक, ये सिर्फ कोबाल्ट के साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे ये एक एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव कर रहा है और इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही है। तो हमारे पास ऑलरेडी 6 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, पेयरिंग की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें 6 ऑर्बिटल मिल जाए, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का केस होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, एक और केस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है आयरन, इसके पास हेक्सा एक्वा, ऐसे ले लेते हैं आयरन वाला केस। अब इसमें देखिए, अब इसमें कितना आता है, तो इसमें ये वाटर है, ये वीक लिगेंड होता है। ठीक है, आयरन है 3+ है, आयरन का क्या होता है नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट 4s2 3d6। ठीक, लेकिन ये 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 4s0 3d5 हो जाएगा। ठीक, अब इसका बना लीजिए, तो 3d में 5 यानी कि 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 भर गए। 4s में 0 और उसके बाद 4p में 3 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 6 खाली जगह चाहिए। हमारे पास अभी खाली कितनी जगह, 1 2 3 4 जगह खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये 3d के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है याद रखिएगा, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो ये इसको रिपल कर देता, ये सभी जो 5 है ये पेयर में आ जाते, तो ये 3d 4s 4p। तो इसके बाद हमको यूज़ करना पड़ेगा 4d का, तो इसके बाद आएगा 4d में 1 2 3 5, तो 3 1 4, हमको चाहिए 6 5 और 6, 2 ऑर्बिटल इसके यूज़ कर लेंगे 4d के, तो 2 1 s का 3 p का और 2 d का, क्या बनाएगा sp3d2। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं, ये 1 s का यूज़ होगा, 3 p के यूज़ होंगे, 2 d के यूज़ होंगे, तो sp3d2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पे 6 जो है तो 6 जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इसमें हाइड्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक और क्या हो जाएगा, हाई स्पिन। तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का और एक आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक इनर का और एक ऑक्टा। ठीक है, तो सेकेंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि ये इस थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं ना, तो लिख लीजिए लिमिटेशंस ऑफ BBT, है ना, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि जो BBT थ्योरी है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं करती, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग कलर में हमको मिलते हैं, ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में, तो ये ऐसे क्यों मिलते हैं ये नहीं बताता, है ना। तो पहला लिख लीजिए, इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द कलर स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो दिस थ्योरी does not explain the color spectra of coordination compound। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग कलर में क्यों मिलते हैं इसके बारे में कुछ बताता नहीं।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकंड, अब ये जो थ्योरी है ये इनर कॉम्प्लेक्स या आउटर कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं इसका रीज़न नहीं बताती है, बस बनते हैं रिजल्ट, लेकिन रीज़न नहीं बताती है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई इनर एंड आउटर complex compounds are formed। outer complex compounds are formed, क्यों बनते हैं ये नहीं बताता। थर्ड देखिए, अब ये जो थ्योरी है ये हमें लिगेंड्स को वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का ऑर्डर बताती है, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसमें लिख लीजिए इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर। जैसे मैं आपको बताता हूँ बिहेवियर ऑफ अ, देखिए जैसे एग्जांपल लिखिए, जो हम लोग का अमाइन होता है ना, अमाइन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, strong filled ligand विथ किसके साथ, कोबाल्ट के साथ, CO3+ के साथ। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है ना, बट विथ, लेकिन अगर इसको हम निकिल के साथ ऐड करें, निकिल, इट एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, निकिल के साथ ये वीक फील्ड लिगेंड के जैसा बिहेव करता है ना, वाई, है ना, इट, है ना, बिहेव्स एज अ वीक फील्ड लिगेंड, है ना। दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द रीज़न, दिस थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द रीज़न, एक्सप्लेन द रीजंस। तो ये रीजंस नहीं बताती कि ऐसा होता क्यों है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, जब भी बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं करता है ना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इट does not explain the pairing of electron। ये pairing of electron को explain नहीं करता, pairing of electron, ठीक। तो pairing of electron को explain नहीं करता है कि क्यों pairing होती है, क्यों नहीं pairing होती है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेन है लिमिटेशंस, है ना, मेन लिमिटेशंस है बीबीटी थ्योरी की, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग को मेनली 4 पॉइंट्स इसमें मेंशन करना है, ठीक है।